आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। टोल प्लाजाओं को लेकर एक बड़ी खबर स्ट्रेट लाइन आप तक ला रहा है और उसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। पहले खबर सुन लें। खबर ये है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग इस चीज़ पर चिंतन मंथन सोच विचार कर रहे हैं। मलिंग द ऑप्शन अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है। सोच रहे हैं कि ठंडी खुई का जो टोल प्लाजा है उसे ठंडी खुई से शिफ्ट लखनपुर किया जाए और लखनपुर में एक ही टोल प्लाजा लगे जो इस सारे के सारे स्ट्रेच को कवर करे। बड़ी खबर है जो स्ट्रेट लाइन आप तक पहुंचा रहा है कि ठंडी खुई का जो टोल प्लाजा है उस टोल प्लाजा को ठंडी खुई से शिफ्ट लखनपुर किया जाए और लखनपुर में सिंगल टोल प्लाजा ऑपरेट करे जम्मू कश्मीर में। और यह भी बताया जा रहा है कि इस बात पर ये जो सोच विचार चल रहा है, इस सोच विचार के पीछे वाकई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो चिट्ठियां लिखी या जो बातचीत केंद्र के साथ की है, उस बातचीत के बाद ये नतीजा निकला है, ये हमारे सूत्र कह रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी साहब। खबर ये आ रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस चीज़ पर सोच विचार कर रही है कि जो ठंडी खुई का टोल प्लाज़ा है जिससे कठुआ के लोगों को परेशानी है, सांबा के लोगों को परेशानी है, वो कहते हैं जी कि हमारा डिस्टेंस बड़ा कम है लेकिन हमें टोल प्लाज़ा बीच में पड़ता है, उसे यहाँ से शिफ्ट करके लखनपुर में के साथ मर्ज किया जाए और वहीं पर एक ही बार जो है वो टोल लिया जाए। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आधिकारिक तौर पे तो इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इस तरह की कोई आधिकारिक हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि जब ये विवाद हुआ, टोल प्लाज़ा जब ये स्टार्ट किया गया ठंडी खुई में, तो उस टाइम पे जो लोगों की रिएक्शन थी, जम्मू के लोगों की खासकर, उस रिएक्शन को देखते हुए जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लेटर भी लिखी और उन्होंने काफ़ी पर्सनल एफर्ट भी की। ये अलग बात है कि मीडिया की एक सेक्शन जो है वो मजाक बनाती है, माइम्स बनाती है उनके बारे में या कुछ और करती है, लेकिन सीरियसली उन्होंने इसको परस्यू किया इस इशू को। और मैं ये क्लियरली कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जम्मू कश्मीर की जनता को भी क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई बात कहता है तो उस बात को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। वो खाली स्टेटमेंट मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का कोई स्टेटमेंट देना बहुत मायने रखता है और उसको जो मिनिस्ट्री कंसर्न है उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो कार्रवाई करती है, ध्यान से उसके ऊपर चिंतन होता है। सर्विस डिस्प्यूट्स के ऊपर भी आपने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने उसमें इंटरफेयर किया तो वो कैट के बेंच जो चंडीगढ़ में जिसकी बात हुई थी जाने की, वो बेंच जम्मू कश्मीर में अलग से एक बेंच बन गया और एडवोकेट्स को भी और सर्विस क्लास के लोगों को भी जो है वो इंसाफ मिल गया। इसी तरह टोल प्लाज़ा के बारे में भी जो सैद्धांतिक स्टैंड जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उसके ऊपर एक गंभीर चर्चा जो है वो तो होनी ही है। इसी तरह की जो बाकी बात, जैसे 202 की बात आप करें तो 202 के बारे में उसकी लीगलिटी कुछ भी हो, लीगलिटी के ऊपर डाउट हो या नहीं हो, लेकिन जब जनता की तरफ से एक आवाज़ आती है कि 202 को जो है वो ख़त्म करना चाहिए, उसको मॉडिफाई करना चाहिए, लोगों को बेनिफिट मिलने चाहिए यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉइज़ होने के, और जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और उस लेवल के ऊपर कि जब अध्यक्ष जो है वो खुद ही स्टैंड लेता है कि 202 के बारे में भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की और उसको ठीक होना चाहिए, तो वो उसके ऊपर एक सीरियस जो है वो चिंता होती है और बात का वज़न है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष की बात का वज़न होता है। इनको देखते हुए ये कहना कि जो अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड हैं वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो कंसिडरेशन कर रही हैं कि ठंडी खुई वाला जो है टोल प्लाज़ा इसको यहाँ से हटाया जाए और लखनपुर के ऊपर भी बने, तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ होती है, होनी चाहिए, तो ये एक बड़ा वेलकम स्टेप होगा और ये शायद लोगों की एस्पिरेशंस को भी मीट करेगा। कि लोगों को लगता है कि डिस्टेंस के हिसाब से भी जो है अगर एक लखनपुर में होता है और दूसरा जाके जो है वो बन में टोल प्लाज़ा लग जाता है तो फिर लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो यात्री जो है वो वैष्णो देवी के लिए आता है उसको एक बार लखनपुर में देना पड़ेगा, फिर दूसरी बार ठंडी खुई में देना पड़ेगा, तीसरी बार बन में देना पड़ेगा। तो उसकी जगह 2, एक लखनपुर में हो जाए और दूसरा
जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर जो है वो बन के ऊपर अगर हो जाता है तो फिर लोगों की जो है वो एस्पिरेशंस जो है वो मीट हो जाती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि टोल जो लगाया जाता है ये नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन के लिए जितने पैसे की दरकार होती है, जितना बड़ा पैसा चाहिए, उसके लिए टोल प्लाजास की एग्जिस्टेंस जो है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आपके टोल पे दिए हुए पैसे से ही जो है वो नेशनल हाईवे का मेजर निर्माण जो है वो उसी से होता है। जैसे आपने कहा कि मेजर निर्माण होता है, दूसरा क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू संभाग की बात करें या कश्मीर की बात करें, लेकिन हमारी यूनियन टेरिटरी के हम आम नागरिकों को अब टोल देने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के मुताबिक आपका जो उधमपुर से लेके नाशी टनल तक का आपका स्ट्रेच है, वो स्ट्रेच जो है आपका मार्च 2021 तक कंप्लीट होने जा रहा है और उस स्ट्रेच में भी आपका 20 किलोमीटर का वो सारा डिस्टेंस रहेगा। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको ट्रेवल करने में आपको मात्र 20 या 25 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा का समय आपको गाड़ी में नहीं लगेगा। उसमें भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो जानकारी हमारे पास आई है उस जानकारी के मुताबिक वहाँ पर भी कोशिश ये है कि नाशरी में ही टोल लिया जाए, कोई एडिशनल टोल जो है वो ऐड न किया जाए। जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी कहती है कि 2100 किलोमीटर के करीब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रोड है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और इस 2100 पर लगभग 11 टोल प्लाजा बनते हैं। लेकिन हम जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कंडीशंस को और यहाँ के लोगों के हालात को देखते हुए इतने टोल लगा नहीं रहे। तो क्या कहेंगे आप, अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस तरीके से कर रही है तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? देखिए, एक प्रॉब्लम ये है कि जब जनता जो है, जैसे मीडिया किसी चीज़ एक को हाइप करता है और जनता फिर उसको फॉलो करना शुरू हो जाती है, उसके ट्रैप में आ जाती है। इस चीज़ को समझिए कि बगैर टोल प्लाजा के नेशनल हाईवे के निर्माण जो है, जिस तरह का नेशनल हाईवे बन रहा है उसका निर्माण पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर आप बेहतर नेशनल हाईवे चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके नेशनल हाईवे जो है वो वैसे ही हो जैसे देश के बाकी हिस्सों के ऊपर हैं, तो फिर ये छोटी कीमत जो है टोल प्लाजा के ऊपर टोल पे करने की जो है वो अदा करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको वही नेशनल हाईवे मिलेंगे जो पिछले 70 साल से यहाँ पे चल रहे हैं। अब जैसे आपने जम्मू से पुंछ को ट्रेवल करना है, तो आज के दिन में जम्मू से पुंछ का ट्रेवल करने में आपको तकरीबन 8 से 9 घंटे लग जाते हैं और सड़क की हालत ख़राब है। अगर जम्मू से पुंछ का नेशनल हाईवे जो है वो प्रोजेक्ट जो चलना शुरू हुआ है, अगर नेशनल हाईवे बनता है जम्मू से पुंछ का और उसके बीच में कहीं पे टोल लगाया जाता है, तो उसमें मुझे लगता है कि वी शुड बी मेंटली रेडी फॉर दैट। अगर हम फैसिलिटीज़ चाहते हैं तो उस फैसिलिटीज़ के लिए हमको पे भी करना चाहिए। ये ठीक है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ये जुरिस्डिक्शन है, ये पावर है कि यहाँ पे टोल प्लाजा ज़्यादा बना सकती है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखते हुए और ये देखते हुए कि हम एक नए सिस्टम में अभी एंटर किए हैं, उस नए सिस्टम के डिविडेंड आने से पहले ही कोरोना का जो महामारी आ गई। अगर ये कोरोना की प्रॉब्लम नहीं आई होती तो हमारे को ये उम्मीद थी कि इस पीरियड में, ये जो पीरियड था अभी, इसमें यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो हम काफ़ी हद तक जो है वो करवा सकते थे। इन्वेस्टमेंट्स भी बाहर से यहाँ पे आनी थी, नौकरियाँ भी खुलनी थी। लेकिन इस पेंडेमिक के चलते हुए अब ये थोड़ी सी होल्ड पे है सारा कुछ। ये पेंडेमिक ख़त्म होगा और उसके बाद इकोनॉमिकल रिवाइवल जो इंडिया का जब होगा, जो चाइना से इंडस्ट्री आती, बाकी इंडस्ट्री जो वहाँ से उठ रही है और इंडिया में आएगी, तो उसका एक हिस्सा, एक पोर्शन उसका जम्मू कश्मीर को भी मिलने वाला है। तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आते आते, इकोनॉमिकल ग्रोथ के आते आते अभी टाइम लगेगा। तो उस टाइम को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भारतीय जनता पार्टी भी अपील करेगी और उनसे रिक्वेस्ट भी करेगी, और जहाँ पे होगा एप्रोप्रिएट स्टेज के ऊपर हम बात भी करेंगे कि जम्मू कश्मीर की इस फीचर को देखते हुए, इकोनॉमिकल फीचर्स को देखते हुए और लोगों की एस्पिरेशंस को भी ध्यान में रखते हुए जितने कम से कम टोल्स हों वो जम्मू में लगने चाहिए। ये जनता को शायद पॉजिटिव कंसर्न भी है कि ज़्यादा टोल लगने से जो है वो एक तो इकोनॉमिकल बर्डन होता है, लेकिन ज़्यादा टोल लगने से एक मेंटल ब्लॉक भी होता है। और फिर इस तरह की सिचुएशन जो है हम तो कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से पूरी की पूरी तरह से अवॉइड किया जाए। कंसर्न कोई भी अनएड्रेस्ड नहीं रहेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जनता चाहे हमारे कार्टून बनाए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नेताओं के कार्टून बनाए, या हमारे को ट्रोल करे, या कुछ हमारे पर्सन के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें लिखे, लेकिन हमारी कमिटमेंट जो है वो जनता के साथ पूरी है।
जहाँ पे जनता के हित में बात होगी, वो चाहे हमारे को कोई एक्नॉलेज करेगा नहीं करेगा वो मैटर नहीं करता है। हम जनता के हित के लिए जो है वो काम करते रहेंगे और इस चीज़ को ईमानदारी से करेंगे। और ये चीज़ सोच के चलिए कि अगर आपकी डिमांड जेन्युइन है, वो चाहे टोल प्लाज़ा की होगी, 202 की होगी, किसी और इशू के ऊपर होगी, जो लीगली पॉसिबल है, जो लीगली पॉसिबल है। जैसे जेके बैंक की सर्विसेज की बात हुई थी, तो जो लीगल पॉसिबिलिटी थी वो हमने करवाया, जो लीगल पॉसिबिलिटी नहीं है वो हम नहीं करवा सकते क्योंकि कानून में उसका प्रावधान नहीं है। तो आवाज़ जनता की जो है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उठाती रहेगी। और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर मत समझिए। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ पूरी सीरियसनेस के साथ जो है वो दिल्ली में सुनी जाती है और हमारी बातों का असर होता है और हमारी बातों पे अमल भी होता है। जैसे अभी आपने जॉब्स को लेकर बात कही, 900 के करीब पोस्टें जो हैं वो मेडिकल ऑफिसर्स की जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई हैं। 7,000 से ज़्यादा पोस्टें SSRB के पास गई हैं और उन्होंने आज जो है वो बाज़ाब्ता सिलेबस भी नोटिफाई किया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक ने 1500 बैंकिंग एसोसिएट लगाने हैं, 350 के करीब उन्होंने प्रोबेशनरी ऑफिसर लगाने हैं। अगर इसी को टोटल करें तो 10,000 के करीब असामियाँ जो हैं जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनने के 7 महीने के अंदर और PSC के चेयरमैन आने के बाद जो है एडवर्टाइज़ कर दी गई हैं या एडवर्टाइज़ होने वाली हैं। क्या अब आप ये इंश्योर करेंगे कि ये जितनी भी एजेंसीज़, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, इस सारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट करें? कहीं ये तो नहीं होगा जो पिछली सरकारों में होता रहा है कि आपने 2015 में कहा फास्ट ट्रैक होगा, वो 2019 में जाके वो बच्चे लगे? क्या ऐसा रिपीट तो नहीं होगा? ये यूनियन टेरिटरी में अब हमें वाकई देखने को मिलेगा कि रिक्रूटमेंट जो है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट हुई? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि हमारी कमिटमेंट 10,000 पोस्टों तक रुकती नहीं है। हमारी 70,000 पोस्टों की कमिटमेंट है। 70,000 पोस्ट वी विल गिव टू जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद वो बढ़ेंगी। 70,000 पोस्टों को फिल करने के लिए टाइम चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा। कोशिश ये है कि ये जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हो, जैसे क्लास 4 की नौकरियां हो गई तो उसमें जो है वो काफ़ी हद तक जो है उसको सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में टाइम नहीं लगेगा। वो एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है जिसमें कोई ज़्यादा देर लगने का चांस नहीं है। जब तक आप PSC और SSRB की बात करोगे, बेसिक प्रॉब्लम जो आज तक आती रही है वो ये है कि जब PSC की अपनी अपॉइंटमेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं होती तो फिर उनसे उम्मीद करना कि वो आगे सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, वो नहीं होता था। अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई, मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है, आने वाले कुछ ही दिनों में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी टू माय इन्फॉर्मेशन। इसी तरह SSRB की अपॉइंटमेंट्स है। तो इसमें अपॉइंटमेंट्स में पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ है। आप कोई भी ऑफिसर पिक कर लीजिए जो अपॉइंट होगा पब्लिक सर्विस कमीशन में या SSRB के बीच में, किसी एक ऑफिसर के ऊपर आप उंगली उठा दीजिए कि इसके ऊपर कोई एलिगेशन है, कोई करप्शन के चार्ज हैं या कोई ढीला काम करता है, बिल्कुल नहीं होगा। जब ऑफिसर आप ठीक अपॉइंट करोगे, ठीक ढंग से अपॉइंट करोगे तो वो आपको रिजल्ट भी देंगे। दूसरी बात ये है कि LG की एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही है, उनको साफ इंस्ट्रक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को स्पीड पेडल करना है। क्वालिटी जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन करनी है। ये नहीं कि जल्दबाजी में जो है वो सिलेक्शंस गलत हो जाए। सिलेक्शंस प्रॉपर होंगी, प्रॉपर सिलेक्शन मेरिट बेस होंगी, जिसमें कोई किसी का लिहाज नहीं होगा, कोई सिफारिश वगैरह वाला सिलसिला नहीं होगा। पूरी कोशिश रहेगी उसमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम नौकरियों को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये 10,000 नौकरियां जो है आने वाले कुछ ही महीनों में इसमें सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म करने के बाद फिर आगे वाली नौकरियां जो है वो आएंगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ये एक बर्डन एक सिलेक्शन का है। अब इसके बाद और गेजेटेड सर्विसेज काफ़ी खाली हैं, गेजेटेड पोस्टें जो हैं वो काफ़ी जम्मू कश्मीर में खाली हैं। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि गजेटेड नौकरियों के लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है वो एडवर्टीजमेंट्स इशू होगी और SSRB की तरफ से जो है वो एक लार्ज एक्सटेंट तक इन पोस्टों के अलावा जो है वो पोस्टें भी SSRB को जाएंगी, ताकि जम्मू कश्मीर का यूथ जो काफ़ी सालों से महरूम रहा है नौकरियों से, उनको जो है एक बेटर एवेन्यू जो है वो नौकरियों का दिया जा सके।
सेठ साहब, जैसे आपने कहा बेटर रेवेन्यू दिया जा सके, दूसरी तरफ बात करेंगे एसआरओ 520 का, जिसमें लगभग आप ही की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार, जिन्होंने एसआरओ 520 2017 में लाया था। आपकी कमिटमेंट थी 1,25,000, वो जितने भी वो एडहॉक, डेली वेजर, कैजुअल, एनवाईसी, कंसोलिडेटेड, इन तमाम लोगों से आपकी कमिटमेंट थी कि इन तमाम लोगों को रेगुलराइज किया जाएगा, जिसमें से लगभग 488 लोग रेगुलराइज भी हुए हैं। उसके बाद ये सारा प्रोसेस रुक गया है। आपसे समझना चाहूँगा कि क्या ये प्रोसेस शुरू दोबारा से होगा, या अब इनके लिए कोई रास्ता नहीं है, या ये प्रोसेस रोक दिया गया है? नहीं, देखिए, प्रॉब्लम ये होगी कि जब ये कमिटमेंट थी रेगुलराइजेशन की इस कैटेगरी ऑफ पीपल को, तो उसमें जो इनिशियल डाटा जो अवेलेबल था रिकॉर्ड के हिसाब से, उसमें तकरीबन 60 या 70,000 लोग थे, इसके बीच में लोग थे जिनको ये बेनिफिट जाना था। लेकिन जैसे ही आपने ये डिसीजन लिया कि इन लोगों को रेगुलराइज करना है, तो जब डाटा फिर दोबारा जो तैयार हुआ, तो मतलब सरप्राइजिंगली वो 60-70 हज़ार का नंबर जो है वो 1.25 लाख तक पहुंच गया। अब ये बाकी लोग कहाँ से आगे बीच में? तकरीबन 70 हज़ार अगर आप बात करेंगे तो 50 हज़ार के करीब आदमी जो है वो एडिशनल जो है वो क्रिएट हो गया। अब बगैर इसमें देखे हुए, इंक्वायरी किए हुए कि ये कौन से लोग हैं जो 50-60 हज़ार लोग जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बगैर अगर ये करें तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो ये प्रोसेस को ये नहीं समझना चाहिए कि ये प्रोसेस कहीं रुक गई है, बंद हो गई है, लेकिन इस पे एक ओवरऑल व्यू लेना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि 60 हज़ार लोगों को रेगुलराइज करना और 1.25 लाख लोगों को रेगुलराइज करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। और फिर उसमें देखना ये भी पड़ता है कि एलिजिबिलिटी है, कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, ये रिकॉर्ड कहाँ से बन के अब आया, जब जो रिकॉर्ड 2 साल पहले था उससे अब रिकॉर्ड जो है वो डबल कैसे हो गया, जबकि बीच में तो नौकरियां कभी खुली नहीं, ना ही कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट हुई है। तो जो इलीगलिटी है उसको तो रेगुलराइज हम नहीं करेंगे, ना ही हम उसकी सिफारिश करेंगे। जो वाकई ही नौकरी में है, जो इस कैटेगरी में फाल करता था, जिसके बारे में कमिटमेंट थी कि उनको रेगुलराइज करेंगे, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ज़रूर बात करेगी कि उन लोगों को जो है वो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। अभी पिछले दिनों शहादत हुई अजय भट्ट, वो बेसिकली कांग्रेस के सरपंच थे। उनकी शहादत के बाद बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि कश्मीर जैसी जगह पर सिक्योरिटी का राजनीतिकरण करना, कुछ लोगों को दे देना, कुछ लोगों से छीन लेना, ये हमारा अपोनेंट है, इसको नहीं मिलेगी, हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगी? जबकि मेरी जानकारी है आपकी पार्टी के भी कई सारे वर्कर ऐसे हैं जो आईजी सिक्योरिटी के दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते थक गए, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिल रही। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका रिव्यू प्रॉपरली होना चाहिए और राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए? देखिए, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है, ये वाकई ही ज़रूरी है। अजय पंडिता जी कांग्रेस के साथ थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जम्मू कश्मीर की राजनीति का एक बड़ा अहम हिस्सा थे। उन्होंने कश्मीर में जाके तब इलेक्शन लड़ा जबकि कश्मीर में इलेक्शन लड़ना बड़ी हिम्मत की बात है। और अजय जी हो गए, बाकी भी जो उनसे पहले जिनकी शहादत हुई, और वो लोग जो खासकर जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जिन्होंने जाके कश्मीर में इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीत के वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, तो इन लोगों को सहेज के रखना, इनको प्रॉपर सिक्योरिटी देना जो है, दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। देखें, जो पॉलिटिशियन जिनको ज़रूरत नहीं हो सिक्योरिटी की और आपने उनको डबल सिक्योरिटी दे के रखी है, अब कश्मीर में देखेंगे, जम्मू में भी देखेंगे कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस को एक स्टेटस सिंबल के तौर के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी जितनी उनको शायद ज़रूरत नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा दी हुई है। कश्मीर में खासकर, और रीज़न भी है, कश्मीर का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वहाँ का रीज़न भी है कि वहाँ सिक्योरिटी के नाम के ऊपर बड़ा खर्च होता है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हमको अपनी डेमोक्रेसी को भी सेव करना है, एग्जिस्टेंस को भी सेव करना है। उसके साथ ये जो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो सही मानों में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, इन लोगों को सिक्योरिटी एडिकेट और प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो सिक्योरिटी तंत्र की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो ज़रूर विचार करना चाहिए। जो इन्होंने एसओपी वगैरह बना के रखी हैं,
वो शायद पेपर्स के ऊपर तो जो है वो अच्छी चल रही हैं, लेकिन मौके के ऊपर एसओपीज को जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं हो रही है। अगर वो वैसे होती तो शायद जो अजय पंडिता जी की जैसे शहादत हुई वो नहीं होती। ये ठीक है, हमारे परिहार ब्रदर्स थे, उनका भी कत्ल हुआ यहाँ पे, और उनके सिक्योरिटी पर्सनल उनके साथ थे, उनका भी हुआ। लेकिन ये ठीक ये भी है कि अगर सिक्योरिटी उनको दी होती तो शायद ये चीज़ जो है वो अवॉइड हो सकती थी, और इतना जिस तरह से आसानी से कोई आके मार के चला जाए वैसी सिचुएशन तो नहीं होती। अगर गवर्नमेंट इसमें सीरियस है कि एक राजनीतिक प्रोसेस जो है आने वाले कुछ ही समय में राजनीतिक प्रोसेस जो है वो चलानी है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रही है, और उसके बाद जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्शंस भी होंगे, राजनीतिक फोर्सेस जो है उनको एक्टिव भी करना है, सब कुछ है। तो जब तक आप सिक्योरिटी की डिस्ट्रीब्यूशन नीड बेस के ऊपर, एक्चुअल नीड बेस के ऊपर आप नहीं करोगे, तब तक जो है वो डिविडेंड नहीं आएंगे। जितना आपने 4 दिन में मिलिटेंट्स को 22 तकरीबन मिलिटेंट्स को मारा आपने इनकाउंटर्स में सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वो ओवर शेडो हो जाता है अगर आपका एक आदमी भी अजय पंडिता जी जैसा उसकी शहादत, हाँ, इन जैसे, मैं इनकी जैसे की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, वो पंच होंगे, सरपंच होंगे, बीडीसी का चेयरमैन होगा, कोई कॉरपोरेटर होगा, ये लोग जो लोगों के साथ इमीडिएटली जुड़े हुए हैं आज के हालात में, अगर इनमें से किसी एक को भी नुकसान होता है तो वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो बढ़तरी हासिल की हुई है मिलिटेंट्स के ऊपर, वो कहीं पे उसकी ग्राइंडिंग हो जाती है, उसका जो है वो इम्पैक्ट जो है उसको कम करने की एक वजह बन जाती है। सेठ साहब, एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि एडवाइजरी काउंसिल को लेकर जो है अभी भी जो है चिंतन मंथन हो रहा है। क्या आपको लगता है कि एप्रोप्रिएट है कि इस समय कम से कम अब एक राजनीतिक लोग सामने आए, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने या किसी तरीके से किसी एक पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने के लिए इस तरह की काउंसिल का गठन जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है आज के हालात में जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि नॉर्मलसी मेंटेन करने के लिए लगी हुई हैं, एजेंसीज भी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, उनकी अपनी इनपुट्स होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए है। NSA भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और काफ़ी उनके काम करने का ही रिजल्ट है कि हम नॉर्मलसी की तरफ जो है बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। तो इन डिफरेंट इनपुट्स के होते हुए ये फैसला गवर्नमेंट को करना होता है कि इसमें अभी सिचुएशन के हिसाब से क्या राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो उस तेज़ी के साथ शुरू की जाएं, या थोड़ा सा रोक के किया जाए, ताकि ये राजनीतिक गतिविधियां जब शुरू होंगी, और ख़ासकर अभी कोरोना के चलते हुए वैसा तो होगा नहीं कि कोई पब्लिक रैलीज हो या वैसी कोई भीड़ हो, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां शुरू होने के बाद आपका सिक्योरिटी का भी आपको कहीं पे थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है सिक्योरिटी के अपने तंत्र को, ताकि लोगों की जो है वो इंटरेक्शंस जो है वो ज़्यादा हो जाए। जम्मू में तो, जम्मू के संभाग में अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे तो राजनीतिक जो है गतिविधियाँ कम नहीं हैं। जैसे अब भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो शायद अकेली एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इस टाइम पे जम्मू में भी और कश्मीर में भी, दोनों जगह पे हम लोग अपनी गतिविधियों को जो है वो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाए, और खासकर कोरोना के काल में, कोरोना में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो आप समझते हैं कि एडवाइजरी काउंसिल जो इसको, वही उसी का जवाब दूंगा कि शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो और कोई काम कर रही हो। तो इन हालात को देखते हुए मैं आपको सिर्फ लीगली ये बता सकता हूं कि एडवाइजरी काउंसिल कि अगर आप लीगल पोजीशन देखना चाहते हैं तो हाँ, एडवाइजर्स तो बनाए जा सकते हैं। आप उसको एडवाइजरी काउंसिल, आज के दिन में भी एडवाइजरी काउंसिल है, जो 4 एडवाइजर्स हमारे हैं यहाँ पे, वो टोटल मिल के जो है उसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कहेंगे, एडवाइजरी काउंसिल्स कहेंगे, वही है। जब तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो जाते स्टेट असेंबली के, तब तक एडवाइजरी काउंसिल या एडवाइजर्स ही बन सकते हैं। अब वो एडवाइजर्स आज के दिन में जैसे एडवाइजर्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो 4 के 4 जो एडवाइजर्स होंगे उसमें फारूक खान साहब को अगर आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि फारूक खान साहब जो है उनको आप खाली ब्यूरोक्रेट की कैटेगरी में नहीं डालते हो, क्योंकि वो नेशनल स्तर के ऊपर जो है नेशनल सेक्रेटरी रहे पार्टी के, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे लक्षद्वीप के, जो प्रोटोकॉल में लेफ्टिनेंट
गवर्नर के बराबर था, और उसके बाद अपनी स्टेट में जो है, हालांकि उनका स्टेटस पहले से थोड़ा सा कम है, लेकिन अपनी स्टेट को सर्व करने के लिए उन्होंने वो भी एक्सेप्ट किया। तो अगर ब्यूरोक्रेटिक तंत्र से आप उसको चेंज करके पॉलिटिकल तंत्र में लाना चाहते हो कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो एडवाइजर्स बन जाए, आप कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली पूछोगे तो हाँ ये हो सकता है। वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके लिए डिफरेंट इनपुट्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला है। उसमें पॉलिटिकल डिमांड की वजह से कोई फैसला हो सकता है, मुझे इसके बारे में डाउट है। उसमें डिफरेंट इनपुट्स को देखते हुए फैसला ही होगा। जैसे आपने कहा कि एडवाइजरी काउंसिल को लेकर, इसी तरीके से एक और मामला है, वो ये है कि शुरुआत कौन करे। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी एक्टिव है, कांग्रेस के आधे से ज़्यादा नेता जो हैं वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में चले गए हैं, बाकी नेता एक्टिविटी कम कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 और 35 के कोमा से भी बाहर नहीं आई है। पीडीपी का ग्राउंड पर इस समय स्ट्रक्चर इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी नेता अभी तक जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि एक माकूल माहौल बनाने के लिए ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या इन्हें स्पेस नहीं मिल रहा या आप स्पेस दे नहीं रहे? जम्मू कश्मीर की राजनीति को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं और बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। जितना मैंने समझा है, मैं किसी पर्टिकुलर रीजन के अगेंस्ट बात नहीं करता हूँ, ना मैंने आज तक कभी की है, लेकिन जितना मैंने समझा है कश्मीर की राजनीति को, कश्मीर की राजनीति कभी भी पावर के बगैर नहीं रह सकती है। कश्मीर की राजनीति में पावर के साथ रहना जो है वो उनकी एक आदत बन गई है, एक पार्ट ऑफ सिस्टम बन गया है। तो जैसे ही ये माहौल शुरू होगा यहाँ पे पावर जो है वो पॉलिटिकल पावर खड़ी करने का, तो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें देखेंगे कि ये हफ्तों में नहीं, ये दिनों में और घंटों में जो है ये डिसाइड हो जाएगा कि नई नई पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, नया तंत्र खड़ा हो जाएगा। राजनीति जो है, कश्मीर राजनीति से अलग नहीं है, और कश्मीर की राजनीति जो है वो पावर से अलग अपने आप को कभी भी नहीं कर पाए। ये कभी नहीं होगा कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ये कहें कि हम पावर का हिस्सा नहीं बन, हम सत्ता का हिस्सा नहीं बनना चाहते, कभी नहीं होगा। कश्मीर की पॉलिटिक्स में ही सत्ता के साथ जुड़ना है। यानी आप ये देख रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जस्टिस हसनैन मसूदी नहीं बने, उसका साफ तौर पे ये मतलब है कि वो भी राजनीति ही हो रही है, उसका कोई लेना देना जो है उन तमाम चीज़ों के साथ नहीं कि वो लोगों के साथ बड़े इमोशनली इन्वॉल्व हैं, इसलिए शायद उन्होंने ये फैसला लिया है। नहीं, वो देखिए उनकी कंपल्शन है। अगर वो डिलिमिटेशन का हिस्सा बन जाते हैं, एक चीज़ तो साफ है, ये डिलिमिटेशन जो होगी, जो पहले गलतियां हुई हैं डिलिमिटेशन के टाइम के ऊपर, ये उन गलतियों की रेक्टिफिकेशन है। देखिए पहले डिलिमिटेशन जो है उसको तकरीबन 32 साल के लिए आप लोगों ने बंद कर दिया, वो डिलिमिटेशन होने नहीं दी। पॉपुलेशन जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो इन्हांस की हुई है कश्मीर की जम्मू के मुकाबले में। डिलिमिटेशन अब जब होगी, अब ये डिलिमिटेशन में बड़ी चीजें जो है वो कंसिडर होंगी। एक नया वोटर्स की कैटेगरी बन गई, एक वोटर्स की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी है, जो बोगस वोटर्स हैं उनको बाहर भी निकालना है, एक पॉपुलेशन का ग्राफ जो है उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए डिलिमिटेशन क्या करेगी? डिलिमिटेशन अब सीटों को, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें इंक्लूडिंग जो 7 सीटें नई आई हैं जम्मू कश्मीर के लिए, इन सीटों का विभाजन करेगी, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल करेगी। और जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो जम्मू और कश्मीर में एटलीस्ट बराबर की जो है सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिलिमिटेशन में मेंबर बनना जरूरी है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, वो लीगल रिक्वायरमेंट है। उनको अपना दायित्व निभाना चाहिए था, उनको डिलिमिटेशन में हिस्सा बनना चाहिए था और डिलिमिटेशन को अपनी सजेशन देते। आप नोट ऑफ डिसेंट लिख के छोड़ देते, लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो नोट ऑफ डिसेंट लिख के देंगे तो इसका मतलब है जम्मू के लोगों के खिलाफ हैं, वो अपने आप को वैसा भी नहीं डालना चाहते। वो उनके लिए अगर डिलिमिटेशन का हिस्सा रहते हैं और सीटें जो है वो जम्मू की बढ़ जाती हैं और कश्मीर की कम हो जाती हैं या दोनों की बराबर हो जाती हैं, तो उनको लगता है कि इसकी वजह से उनको कश्मीर में नुकसान होने वाला है। जम्मू के लोगों को उन्होंने आधे रास्ते में छोड़ दिया और बजाय इसके कि जम्मू के लोगों का साथ दें उन हालात में जिनमें जम्मू के लोगों को हक पहली बार मिल रहा है, उन्होंने बायकॉट करना जो है इसको बेहतर समझा। तो ये कोरी राजनीति है, इसमें सैद्धांतिक बात कोई नहीं है, इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग प्रिंसिपल्ड अबाउट इट। इट इज प्योर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो उनका कद है, खासकर डॉक्टर साहब का तो है, मसूदी साहब जज रहे हैं कोर्ट के और बड़ी जजमेंट्स उन्होंने दी हैं। मैं किसी के ऊपर जो है किसी को
एतराज़ भी हो सकता है उनकी उसकी टाइमिंग के बारे में, किसी और चीज़ में, लेकिन ही नोज़ द पोजीशन ऑफ लॉ। और उनके होते हुए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये फैसला करे कि हम डिसेंट देने की बजाय जो है वो बाइकआउट कर दें, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है डिलिमिटेशन से बाहर निकलने की, ये ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में है, ना कश्मीर संभाग के फेवर में है, और ना ही जम्मू के फेवर में है। बिल्कुल आखिरी सवाल, राम माधव बड़ी पावरफुल वॉइस भारतीय जनता पार्टी में माने जाते हैं, वो भी कहते हैं, आपका भारतीय जनता पार्टी का सारा यूनिट कह रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो सभी कह रहे हैं कि 4G जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू कर देना चाहिए, कम से कम फेज़ वाइज शुरू करना चाहिए, और फेजेस में शुरू होगा, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए फैसला भी कर दिया गया था कि जी ये शुरुआत होगी। लेकिन समझना चाहूँगा कि क्या जो ब्यूरोक्रेटों के बीच में तमाशा देखने को मिल रहा है पिछले कई दिनों से, कि कल भी एक ऑर्डर निकला, वीसी कॉस्ट का ऑर्डर निकलता है, एक ऑर्डर निकलता है 5 साल के लिए, शाम को ऑर्डर निकलता है 3 साल के लिए, BR शर्मा को चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, सुबह शाम को उनका ऑर्डर विड्रा हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे तमाशे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी ब्यूरोक्रेटों के हाथों में ही ये सारी की सारी चीज़ें हैं और वही इस तंत्र को चला रहे हैं? राजनीतिक लोग जिसको सही भी समझते हैं, ये ब्यूरोक्रेट जो है उस चीज़ को होने नहीं देते। 4G के मसले के ऊपर ये एक राय है सभी की। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की भी राय वही है, और जो दिल्ली में अब राम माधव जी जो है भारतीय जनता पार्टी पे के इंचार्ज हैं, नज़र रखते हैं यहाँ पे, और उनसे ज़्यादा सशक्त वाइस जो है पार्टी के लेवल के ऊपर शायद ही कोई हो। और आम जनता की भी यही आवाज़ है कि 4G जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो जो शुरू होना चाहिए। 4G के बारे में राजनीतिक सोच एक है, उसमें प्रॉब्लम जो आती है वो सिक्योरिटी के इनपुट्स हैं। अब सिक्योरिटी के इनपुट्स जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट में उसको ओवर रूल करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए ये मानते हुए भी हम लोग सैद्धांतिक तौर के ऊपर politically, morally, socially, we agree and we fight for it that 4G should be started as early as possible. लेकिन जो सिक्योरिटी के इनपुट्स हैं, जैसे वही सिक्योरिटी के इनपुट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताए तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना हाथ पीछे खींच लेती है कि 4G अभी स्टार्ट करने का फैसला जो है वो कमेटी के पास छोड़ दो। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके माध्यम से कि 4G जितनी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होना चाहिए उतना होना ही चाहिए। अगर 4G को कल सुबह 10 बजे स्टार्ट होना है तो उसको 10:01 पे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसको 9:58 पे 59 पे स्टार्ट हो जाना चाहिए। साहब ये कहा जा रहा है, ये एक बात कही जा रही है कि जब कोई बड़े फैसले लेने हो, जैसे बड़ा फैसला 370 का था, 35A का था, चूंकि ये राजनीतिक लोगों ने लेना था तो ले लिया गया। कहा सुनने में ये आ रहा है कि इस बड़े फैसले को लेने का सरकार मन तो बना रही है, लेकिन चूंकि मामला ब्यूरोक्रेटों के हाथों में है तो वो ये कह रहे हैं कि भाई फैसला अगर ले लोगे तो आप अपने रिस्क पे ले लो, कल कुछ होगा तो जिम्मेदारी आपकी। इसके चलते फैसला हो नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये खाली इसलिए कहना कि इसको ब्यूरोक्रेट्स ने रोका हुआ है 4G को लगने से, ऐसी बात नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि इसमें सिक्योरिटी के इनपुट है और वही सिक्योरिटी के इनपुट सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाए गए थे। ये ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं। हाँ, ये ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो सारे फैसले ठीक नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं। आपने जिक्र किया BR शर्मा साहब की अपॉइंटमेंट का कि पहले ऑर्डर पास हुआ फिर उसको विड्रा कर दिया। वो विड्रा नहीं किया गया था क्योंकि जब BR शर्मा साहब का ऑर्डर जब हुआ तो इनको उस टाइम पे शायद ये स्किप कर गया कि वो तो ऑलरेडी जो है वो अपॉइंटेड हैं, और जब तक वो वहाँ से रिज़ाइन नहीं करेंगे, उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, ही कैनॉट बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ PSC। वो बाद में उनका एक्सेप्ट हो गया रेजिग्नेशन और बाद में उनको PSC का चेयरमैन ही लाया। वो चेंज ऑफ डिसीजन नहीं था, लेकिन टाइमिंग डिसीजन की जो है वो गलत थी। ये जो इनपुट, जो एक छोटी सी चीज़ थी जिसके ऊपर ध्यान डालना चाहिए था, वो नहीं डाला। यही हालत कल की इन्होंने VC कॉस्ट के बारे में भी, अगर आपको रिक्वायरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ लॉ जो है वो आपको पहले देखनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऑर्डर कर दो और फिर बाद में अपनी खिल्ली उड़ा दो कि उसके बाद जो है वो ऑर्डर्स को चेंज कर रहे हैं। अंदर का कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ अंदर कुछ चल रहा है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 21st सेंचुरी में ब्यूरोक्रेट से इतनी बड़ी गलती हो जाए, उसे पोजीशन ऑफ लॉ मालूम ना हो एक ऑर्डर इशू करने से पहले। कि डेलिबरेटली तो नहीं हो रहा कि कोई सर्द जंग चल रही हो यहाँ पे भी? ये कहना मेरे लिए मुश्किल है कि ब्यूरोक्रेसी के बीच में कोई सर्द जंग अगर चल रही है, अगर चल रही है तो उसको बंद होना चाहिए लोगों के हित में। क्योंकि आज के दिन में राजनीतिक यहाँ पे
जो है वो तंत्र नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के पास ही गवर्नमेंट चलाने की जो है वो पावर और जुरिस्डिक्शन है, तो उनके बीच में अगर आपस में कोई मनमुटाव है तो उसको लोगों को हितों को देखते हुए ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ये फैसले, कुछ फैसले जिनका आपने जिक्र किया, ये ज़रूर है कि इसमें ओवरसाइट तो ज़रूर है। अब गलती है, इतनी बड़ी गलतियां जो हैं इस लेवल के ऊपर शायद एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, और क्योंकि अगर यही गलती किसी छोटे लेवल के ऑफिसर ने की हो तो उसको शायद सस्पेंड भी कर दें इमीडिएटली। तो कुल मिला के आने वाले टाइम पे जो राजनीतिक फोर्सेस हैं उनको जम्मू कश्मीर में एक्टिव होना चाहिए। उनको जो रोल उनके पास आज है उससे बड़ा रोल उनको मिलना चाहिए। अगर शांति की तरफ हमारे कदम जो है वो आगे बढ़ने हैं तो राजनीतिक फोर्सेस को पीछे नहीं रखना चाहिए, राजनीतिक फोर्सेस को थोड़ा सा आगे करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। टोल प्लाजा को लेकर एक बात बिल्कुल साफ कि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस चीज़ का मन बना रही है, इस पर विचार कर रही है कि ठंडीकुई के टोल प्लाजा को मर्ज किया जाए लखनपुर के टोल प्लाजा के साथ, तो ये खुशाइन फैसला होगा, इसका हम भी स्वागत करेंगे। मगर टोल सड़कों के लिए जरूरी है। अगर आपको राष्ट्रीय राजमार्ग चाहिए, अगर आपको नेशनल हाईवेज चाहिए तो आपको टोल देना पड़ेगा। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता का। और आखिर में यह कि अगर ये ऑर्डर्स जो इशू हो रहे हैं, अगर ये किसी सर्द जंग की ओर इशारा कर रहे हैं तो ये गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि इस वक्त बागडोर जो है वो सरकारी बाबुओं के हाथों में है। और आखिर में ये कि एडवाइजरी काउंसिल को लेकर बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए और खिल्ली भी उड़ाई, मजाक भी उड़ाया। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद जम्मू कश्मीर की राजनीति को एक नया आयाम दे, एक नई शक्ल और एक नई सूरत दे। दीजिए इजाजत, आदाब।